बाकियों को मैसेज कर दो भाई, क्लास शुरू करते हैं अभी। हाँ भाई, अपन किस किस की है? ये संजीव, बलजीत, नरेश कुमार, अनूप सिंह, 06 रोल नंबर, जय कुमार। शुरू से बोल, रोल नंबर कौन कौन से हैं? जय कुमार, अनूप सिंह 6 रोल नंबर। ये सर। अगला जय कुमार, जिसका मैं नाम बोल दूं ना वो इस पे रख दे। अनूप सिंह का बोल दिया। ये सर। अनूप सिंह की कहाँ की है? मिसेस वेक्टर की। ये सर। इसकी भी मिसेस वेक्टर की है। ये सर। जय कुमार। हाँ, अगला अगला नरेश सर। ये भी मिसेस वेक्टर। ये सर। हाँ, बलजीत, बीकानेर वाला। ये सर। हाँ, वो संजीव, संजीव, ये भी बीकानेर वाला। ये सर। तुम्हारे साथ एक रणजीत था, उसकी। उसका पता नहीं। वो सर बिहार से हमारे 3 4 4 8 तो 10 11 जने हो रह गए। इनको बता देना कि कोर्स दोबारा करना पड़ जाएगा, बाकी जो रह गए। तो भाई क्लास शुरू करते हैं। पूरा हो गया काम? आपको और कुछ है? सर्टिफिकेट ही नहीं के अंदर है, ये सर। मार्क्स और वो है। ये सर सभी के एक साथ इकट्ठे जमा है या अलग अलग रिपोर्ट में डालना सर? एक में अलग अलग, जिसका जिसमें है। तो भाई अगला जो अपना एक्ट है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नाम से ही पता चल रहा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए ये एक्ट बनाया गया था। क्यों? क्योंकि आदमी की फितरत है कि नेचर को ज्यादा से ज्यादा दोहे अपने फायदे के लिए। इसके कारण क्या है कि एनवायरमेंट के अंदर जो एनवायरमेंटल क्वालिटी है, चाहे एयर की क्वालिटी है, चाहे वाटर की क्वालिटी है, चाहे अपने इवन जो ट्रीज हैं, वो उन सब की क्वालिटी गिर रही है। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जो विविधता थी, जैव विविधता थी, अलग अलग तरह के पेड़ होते थे, अलग अलग तरह के पशु पक्षी होते थे, वो कम होते जा रहे हैं। और वेजिटल कवर का मतलब कि जहाँ पे ग्रीन एरिया था वहाँ मकान बन गए, फैक्ट्रियां बन गई, सड़कें बन गई, तो जो ग्रीन कवर था वो खत्म होता जा रहा है। इसके कारण से बहुत सी प्रजातियां लुप्त होगी और बहुत से ऐसे हार्मफुल केमिकल थे जो अलग अलग इंडस्ट्री से वो अपने एटमॉस्फेयर में पहुंच के
और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया कि इतनी बड़ी थ्रेट है ये कि लोगों की हेल्थ के ऊपर ये डायरेक्ट असर दिखने लग गया था। तो इस रिस्क के कारण कई कानून बनाए गवर्नमेंट ने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसका मकसद ही ये था कि एनवायरमेंट बचाओ भाई। आर्टिकल 253 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके द्वारा ये पावर दी गई है कि एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है उसको बचा के रखना है। तो उसके उन पावर्स के अनुसार ये एक्ट बनाया गया। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ह्यूमन एनवायरनमेंट पे काम हुआ था स्टॉकहोम के अंदर जून 72 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया था कि वहाँ पे भी ये रेज करी थी वॉइस अपनी, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं सभी कंट्रीज को उनके ऊपर काम करना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एक्ट के? ऑब्जेक्टिव्स होता है कि मेन मकसद क्या है, क्यों बनाया है ये एक्ट, क्या क्या करेगा ये। तो ये एक्ट बनाने का कारण था कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो स्टॉकहोम के अंदर जून 72 में हुई थी, उसके अंदर ये फैसला लिया था कि भाई कानून बनाओ एनवायरनमेंट बचाने के। तो इसमें अगर कानून बनाना है तो उसके लिए कोई ऐसी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट के अंदर जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं रेगुलेशन से रिलेटेड, तो जो फिलहाल उस टाइम के लॉ था उसमें कवर नहीं हो रही थी, तो इसमें कवर हों। तो जनरल लॉ जितने भी थे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जो भी एनवायरमेंटल हैजार्ड से बचाने के लिए, वो इसमें मेन मकसद लिए गए कि ये काम करना है कि हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहे, साफ रहे, बचा रहे। ऐसे लोगों को सजा देने का प्रावधान था, और उस सजा से क्या होता है, डरता आदमी फिर वो ऐसे काम नहीं करता कि वो ऐसे काम ना करे जो ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड है। कोई भी खतरनाक काम है एनवायरनमेंट के अंदर वो ना करे। असली जो गोल था सरकार का वो था कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ हम साथ आराम से आगे बढ़ सकें। डेवलपमेंट ऐसी ना हो कि वो हमारे विनाश का कारण बन जाए। तो ये ईपीए के मेन कारण था। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स या जो भी पर्पस दिया था, आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, तो उसको भी इसमें ध्यान में रखा गया कि जान बचानी जरूरी है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से पॉपुलेशन की लाइफ पे भी बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो जाता है। इसमें आपने जनरल सी चीज देखी होगी कि भाई हरियाणा पंजाब में जो फांस जलाते हैं गेहूं इसकी चावल की, उसके कारण सर्दियों में दिल्ली के अंदर लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। वो इस कारण से कि वहां पे कोई ग्रीन कवर है नहीं, यहाँ का धुआं वहां चला जाता है, और धुएं के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं इतने ज्यादा होते हैं कि सांस लेने वाले जो मरीज हैं उनकी जान पे खतरा बनाता है। ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ जाती है, साथ में कार्बन पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट्स, तो उनकी जान भी हमारे लिए उतनी ही कीमती है। तो उनकी जान बचाने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो उसमें उस काम के लिए ये एक्ट बनाया गया। क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ लागू है ये और कब से लागू है ये एक्ट? पूरे इंडिया में लागू है 19 नवंबर से 1986 से। इसका जो सेक्शन 2 है ईपीए का, ईपीए बोलेंगे इसको, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें डेफिनेशन वगैरह दी गई हैं। हर एक एक्ट का एक पैटर्न होता है, अब हम समझ गए हैं। सेक्शन 1 में प्रियम्बल होता है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये क्या होगा। सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन होती हैं। तो वो जो डेफिनेशन बताई गई वो समझने वाली हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। वाटर, एयर, लैंड और इनका आपस में रिश्ता, ये सारा एनवायरनमेंट कहलाता है।
इसके अंदर ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, दूसरे लिविंग क्रिएचर भी, प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज आती है हमारे एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस सब्सटेंस जो लिविंग बीइंग्स की हेल्थ के लिए इंजूरियस है, वो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है। हैंडलिंग का मतलब कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, कलेक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दे रहे हैं बेचने के लिए, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके अंदर सारे पॉल्यूटेंट्स जो भी हैं वो इन्वॉल्व है। हैजार्डस सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या तरीका, फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, प्रॉपर्टी हो, जो ह्यूमन बीइंग्स को या दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को, प्लांट, माइक्रोब्स या प्रॉपर्टी को खतरा पहुंचाएंगे, वो हैजार्डस सब्सटेंस कहलाएंगे। ऑक्यूपायर का मतलब कि फैक्ट्री या दूसरे प्रेमिसेस, जगहें ऐसी, या किसी बंदे का जिसका उन पे कंट्रोल हो, तो उसको ऑक्यूपायर माना जाएगा। तो इसमें बहुत तरह की चीजें कवर होती हैं ईपीए के अंदर। अब समझने वाली बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, क्या तरीके हैं जिससे वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव कर सके एनवायरनमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रोटेक्शन के, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के, इम्प्रूव करने के, क्वालिटी को, बहुत से तरीके हैं और बहुत से रास्ते, ये मेजर्स ये अपना सकती है। और ये सारे रास्ते, इनका मकसद एक ही है कि पॉल्यूशन से बचाना, कंट्रोल करना जहां बचाना उसको, या उसको इस लेवल तक लेके आना कि वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। इसके अंदर स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं क्वालिटी के, एनवायरनमेंट के लिए। हर एक स्टेट ऑफिसर जो इस एक्ट के अंडर काम करता है, वो कैसे काम करे, उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सही ढंग से प्लानिंग, और उस प्लानिंग को फिर अमली जामा फैलाना, एग्जीक्यूशन। जो भी वर्ल्ड वाइड नेशनल प्रोग्राम है एनवायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के, रोकने के, कंट्रोल करने के, कम करने के, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं या कोई भी प्रोसेस है, कोई भी काम चल रहा है, उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है अगर वो एनवायरमेंटल के लिए हैजार्डस है। एनवायरमेंट के लिए कोई भी पावर या ड्यूटी गवर्नमेंट को दी गई है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ऐसे प्रोसीजर बनाए जिससे कि जो एक्सीडेंट हैं पॉल्यूशन के कारण, वो कम से कम हो सकें और एनवायरनमेंट हमारा सेफ हो। जैसे होता है ना, जहाँ खदानें चल रही हैं, जिस तरह अपने तोशाम के पास पहाड़ वगैरह, तो बीच में कोर्ट के ऑर्डर हो गए थे कि इसके कारण एनवायरनमेंट को नुकसान है, तो इसको कुछ दिन के लिए बंद करो। तो 10-12 साल के लिए बंद रहा था, और फिर खदानें दोबारा शुरू हुई तो भी लिमिटेड कि इतना एरिया रोज खोद सकते हो तुम, या इतना वॉल्यूम। तो ऐसी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। फिर बचाने के कोई भी तरीके या रोकने, दुर्घटनाओं को रोकने के तरीके ये दिए जा सकते हैं। तो सरकार के पास ये सारी पावर्स हैं। या अगर कोई हैजार्डस सब्सटेंसेस हैं तो उनको हैंडल करने के तरीके, प्रोसीजर, जो कोई भी मटेरियल या सब्सटेंसेस जिसके कारण पोल्यूशन हो उसको एग्जामिन करने की पावर, उसकी प्रोसेसिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को। तो किसी तरह के भी प्रेमिसेस, इक्विपमेंट, मटेरियल, सब्सटेंसेस जो एनवायरमेंट के लिए पोल्यूटेंट का काम कर सकते हैं, उनकी रुकावट सरकार कर सकती है कि उनको रोकना, मना करना। फिर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, मैनुअल्स, कोड, गाइड्स, स्टैंडर्ड्स, जो भी लगे कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, वो तैयार करना। और इसके साथ
एनवायरमेंटल पोल्यूशन के जो सैंपल्स हैं उनको चेक करने के लिए लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश करना, या कोई भी ऐसा काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि इस EPA 1986 को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी है, वो सारे काम करना। इसमें सेक्शन 3 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि एक अथॉरिटी बनाए जो कि एक्यूरेटली इंप्लीमेंट करे पावर्स और ड्यूटीज को जो बताई गई हैं, अच्छा रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो। इसका एक केस भी आया था, वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाने के लिए कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो अथॉरिटी जो होगी वो इन पावर्स को इंप्लीमेंट करेगी जो सेक्शन 3(3) में दी गई है। तो ये कहा था कि ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये अथॉरिटी इसलिए बनानी जरूरी है कि जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन है, वो उसके लिए जिम्मेवार होंगे और उनकी जिम्मेवारी फिक्स की जाए, उनसे चालान उनका किया जाए, उनसे उसकी भरपाई ली जाए। तो अब इसमें जो इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, तो किसी भी आदमी को, किसी भी ऑफिसर को ये डायरेक्शंस दे सकती है गवर्नमेंट, और उन डायरेक्शंस का मानना उनके लिए जरूरी है। डायरेक्शन किस तरह की हो सकती हैं कि भाई तेरी फैक्ट्री बंद, या तेरे को ये काम करने से रोक दिया, या तू इतना ही करेगा, या तेरी प्रोसेस में ये चेंज लेके आ। तो इस तरीके की डायरेक्शन हो सकती हैं। उस जगह की पावर सप्लाई को रोका जा सकता है, बिजली की सप्लाई को रोका जा सकता है, या कोई और जरूरी सर्विस है उसको रोका जा सकता है। अगर केस करना है तो वो तरीका क्या रहेगा, लीगल प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी कि पहले नोटिस दिया जाएगा जो भी ऑक्यूपायर है उसके एजेंट को, जिसमें बताया जाएगा कि भाई हमारी क्या इंटेंशन है, क्यों एनालिसिस करना चाहते हैं। फिर सैंपल लिए जाएंगे ऑक्यूपायर या एजेंट की प्रेजेंस में, फिर इन सैंपल्स को लैब में भेजा जाएगा, और वही तरीका जो अपने फूड के अंदर FSSAI में फॉलो करते हैं, हम वहाँ पे फूड के उठाते हैं, यहाँ एनवायरनमेंट के सैंपल लिए जा सकते हैं, वाटर का सैंपल लिया जा सकता है, या जो सामान वहाँ बन रहा है उनका सैंपल लिया जा सकता है, एयर का सैंपल लिया जा सकता है, आसपास की हवा कैसी है वहाँ की। फिर लैब्स जो होंगी वो रिकॉग्नाइज्ड लैब होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर पेनल्टी, क्या प्रावधान है कि जो भी ऐसा काम पाया गया जिसके अंदर ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेफ्टी या हेल्थ के ऊपर कोई भी डेंजर है, खतरा है, तो सेक्शन 15 के अंदर बताया गया है कि अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई काम नहीं करता है तो फिर हम देसी भाषा में कहते हैं ना कि इसका डंडा करो। तो उसको सजा कैसे देंगे, 5 साल तक की सजा हो सकती है, या उसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है, या दोनों। और जितना बड़ा ऑफेंस होगा उतनी बड़ी सजा होगी। इसके सेक्शन 24 के अंदर अगर EPA एक्ट के अंदर दोषी पाया जाता है या वो किसी दूसरे एक्ट के अंदर भी दोषी है, तो दूसरे एक्ट के अंदर उसको सजा मिलेगी, EPA में उसको दोषी नहीं मानेंगे। इस तरह का कुछ है सेक्शन 24 में। इसको डिटेल से पता करेंगे तो पता लगेगा। अब कौन कंप्लेंट कर सकता है, 2 पार्टी कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी कोई अथॉरिटी, या कोई भी बंदा जिसने 60 दिन का नोटिस दिया है कि इस तरह का काम हो रहा है, वो कंप्लेंट कर सकता है। ज्यूरिसडिक्शन क्या रहेगी, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब उसके मुकदमा कहाँ चलेगा,
सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा ये मुकदमा, ईपीए के जितने भी हैं वो कोई पब्लिक अगर फाइल कर रहा है, कोई बंदा फाइल कर रहा है तो पीआईएल की फॉर्म में आएगा, और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं केस। तो जो आपकी लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनमें नहीं हो सकते, सिर्फ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केस हो सकते हैं। तो ये जो ईपीए बनाया गया है इसके अंदर सभी तरह की समस्याएं कवर करने की ट्राई की गई हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए इसमें प्रयास किए गए हैं। तो ये हमारा ईपीए है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसको अगर आप वेबसाइट अगर इसकी देखोगे या इस एक्ट को, बियर एक्ट को पढ़ना चाहोगे तो आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो गूगल पे आप ये सर्च करना, इंडिया कोड पे या legislative.gov.in पे गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये दिखाता हूँ आपको। मेरे यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा वही, लेकिन ये साइट है legislative.gov.in। इसके ऊपर जितने भी अपने रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, एक्ट्स हैं, वो सारे मिलेंगे आपको। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको डाउनलोड करके आप इससे पढ़ सकते हो। हमारे लिए काम की बात क्या है कि अगर हमारी फूड इंडस्ट्री है, अपने को पता है कि भाई पानी उसमें इस्तेमाल होता ही होता है, तो जो पानी धोने में, साफ करने में, कहीं पे भी है, उसको आपको, जब आपकी इंडस्ट्री से पानी निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो सीवेज में नहीं जा सकता। सीवेज में जाने से पहले आप उसका ईटीपी प्लांट लगाएंगे, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, जैसा WMFI का कोर्स है ना आपका, वेस्ट मैनेजमेंट इन फूड इंडस्ट्रीज, अभी है या 6th सेमेस्टर में आएगा। उसके अंदर वो सारे तरीके बताए गए हैं जिससे कि आप अपने इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अगर आपका पोल्यूशन है तो उसको, या वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं या डंप करने का क्या तरीका है। तो उसके अंदर ये सारा डिटेल में आपके लिए जरूरी है कि कोई आपका बाई प्रोडक्ट ऐसा ना हो जो एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस हो। आपका वेस्ट वाटर निकल रहा है वो भी नदी में गिर के, नाले में गिर के, रजवाए में गिर के दूसरे पानी को खराब ना करे, तो उससे पहले उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो वो सारे जो तरीके हैं आपको वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मिलेंगे। ये फाइल है, इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके फोल्डर में सेव कर रहा हूं मैं ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 9 पेज का वैसे तो छोटा सा है, लेकिन जो इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो पूरा दिए हुए हैं। तो चैप्टर 1, 2, 3, चैप्टर 2 के अंदर जनरल पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें ऑफिसर जो लगाने हैं उनकी क्या पावर्स और फंक्शंस हैं, डायरेक्शन दे सकती है या एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को रेगुलेट कर सकती है। फिर चैप्टर 3 के अंदर रोकने का है।
गवर्नमेंट के एनालिस्ट होंगे, लैब होंगी, ये सारी चीजें हैं। चैप्टर 4 के अंदर मिसलेनियस। तो इस तरीके से ये पूरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। लेकिन इस एक्ट के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, ये जो विकिपीडिया का पेज है आपको, इस पे इस एक्ट के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। तो इसमें जो बेसिक बात यही है कि अगर अपने को कोई इंडस्ट्री लगानी है और अगर वो पॉल्यूशन कॉज करने वाली इंडस्ट्री है, तो हमारे लिए ईपीए के अंदर रजिस्ट्रेशन और ईपीए की जो गाइडलाइंस हैं वो मानना मैंडेटरी है। अगली क्लास में तुम्हें भाई जो अपना सीपीए है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बारे में बताएंगे क्या है, क्यों जरूरी है और हमारे लिए ये क्यों जरूरी है, और कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो इसमें कवर होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज की जो अपनी 2 क्लासेज हैं कवर होती हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाएंगे। ठीक है।